देवीपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश वैसे बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होने के बावजूद उसके पास कोई काम न था। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर काम मांगता, परंतु उसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देता था। एक दिन सुरेश राशन की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भैया कोई काम हो तो दो, मेरे पास कोई काम नहीं है जिसके कारण मेरा परिवार कई बार भूखा रहता है। दुकानदार बोला, सुरेश तू बहुत समझदार है, तू कोई पढ़ा लिखा वाला काम कर, यह मजदूरी का काम क्यों कर रहा है? अब जा काम धंधे के समय खोटी मत कर। सुरेश को बुरा तो लगता है, पर वो दुकान से जाते हुए मन ही मन सोचता है, चलो छोड़ो, इन्हें कभी ना कभी मेरी अहमियत तो समझ आएगी। काम नहीं मिलने के कारण वो बहुत परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा तो आप एक बार राजमहल जाकर राजा जी से विनती करके उन्हीं से काम मांग लीजिए। सुरेश बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, परंतु वहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं मिला या फिर उन्होंने मना कर दिया तो। सीमा बोली, अजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप एक बार वहाँ जाकर तो देखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे राजा जी। सुरेश बोला, चलो तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगले दिन सुरेश अपने घर से अपना डंडा, जिसके पीछे एक छोटी सी लाल रंग की पोटली बांधे रखता था, को लेकर रामनगर की ओर बढ़ता है। रामनगर पहुंचने के बाद वह वहां लगे साप्ताहिक घाट और मेले से घूमते हुए राजमहल पहुंचता है। महल की भव्यता इतनी कि हर किसी की आंखें चौंधी हो जाए। सुरेश सोचता है, अरे वाह कितना सुंदर और भव्य महल है, चलो चलता हूँ महाराज के पास काम मांगने। भैया यह मुख्य द्वार कहाँ है, आम दरबार कहाँ लगा है? सैनिक से बोला। सैनिक बोला, बाएं से तीसरा दरवाजा, पर कोई फायदा नहीं, तुम्हारी परेशानियों का वहाँ सिर्फ मजाक बनेगा। महाराज का नाम तो आप जानते ही हो, मंगल सिंह नाम है उनका। सुरेश बोला, अच्छा जो भी हो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। इतना कहता हुआ सुरेश वहां से चला जाता है। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि आज राजा ने आम जनता के लिए दरबार लगाया है, जिसमें राजा लोगों की समस्या सुन मजाक बनाने लगता है। हालांकि लोग राजा के पास आना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी परेशानी के हल के लिए उन्हें राजा के पास आना ही पड़ता था। लोगों की सुनवाई की कतार में सुरेश भी लग जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद सुरेश की बारी आती है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सुरेश है, मैं आपके राज्य के गांव देवीपुर से हूँ। मुझे अपने परिवार के भरण पोषण और निर्वाहन के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। राजा बोला, अच्छा तुम्हें काम की तलाश है, काम तो मिल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें किसी प्रकार का धन नहीं मिल पाएगा। सुरेश बोला, लेकिन महाराज बिना धन के मैं कैसे काम कर पाऊंगा? राजा बोला, तुम मेरे दिए हुए काम को मनाकर मेरी अवहेलना कर रहे हो। जानते नहीं हो मूर्ख, मंगल सिंह नाम है हमारा। मंगल सिंह सैनिकों, इसे बंदी बनाकर 10 दिनों तक कालकोठरी में डाल दिया जाए। इतने में सैनिक आकर उसे कारागार की तरफ घसीट कर ले जाते हुए उसे कालकोठरी में डाल देते हैं। सुरेश अंदर बैठे बैठे रोता है। 10 दिन किसी ना किसी तरह बीत जाते हैं। उधर देवीपुर में उसके बच्चे और पत्नी भी परेशान होते हैं। 11वें दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो सुरेश सोचता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, इन सबको मैं सबक सिखा कर रहूंगा। इस मंगल सिंह को इसके सिंहासन से न उतार फेंका तो मेरा नाम सुरेश नहीं। फिर सुरेश घर लौटकर अपनी पत्नी सीमा को वह सब कुछ बताता है कि उसके साथ चंद्रनगर में राजमहल में क्या क्या हुआ। अब मैं उन सभी को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नाकाबिल समझा और बिना मतलब की मुझे कालकोठरी में डलवा दिया। सीमा ने कहा, सबक सिखाने में मैं भी आपके साथ हूँ, परंतु कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। सुरेश बोला, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, पर मैं जो बताऊं वह तुम्हें करना होगा। सुरेश ने सीमा से कहा, तुम आज जल्दी काम करके आराम कर लेना, तुम्हें रात भर जागना होगा, साथ ही बहुत सारा काम भी करना होगा। सीमा बोली, जी ठीक है,
पर आप बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था जो कहूँ वही करना होगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वही करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सुरेश और सीमा दोनों मिलकर सारा काम निपटाकर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात का पहर होते ही सुरेश सीमा को जगाता है। उठो उठो जल्दी करो जी, कहिए मुझे क्या करना होगा। जो रोटियां बची हुई है उसे लेकर आओ और उसे 4 हिस्सों में बांटकर आधी तुम रखो और आधी मुझे दो। सीमा ऐसा ही करती है, रोटियां लाकर आधी आधी करके आपस में बांट लेती है। दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। सुरेश बोला, तुम इन कुत्तों को धीरे धीरे रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाने की कोशिश करो, जिससे कि कुत्ते मुझ पर भौंके नहीं। कुत्तों की आवाज न होने के कारण कोई भी नहीं जागेगा। सीमा भी बात को समझ गई। वो कुत्तों को रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाती है। दूसरी तरफ सुरेश गांव में रहने वाले दिनेश की गाय को खोलकर रामनगर के रास्ते पर चलने लगता है। इसके बाद सीमा भी उसके पास आ जाती है। सुरेश ने कहा, मैं इस गाय को लेकर तुम्हारे गांव जा रहा हूँ। इसे वहाँ के पशु बाजार में बेचाऊंगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं बच्चों का सामान देने तुम्हारे मायके गया हुआ हूँ। सुरेश गाय को लेकर रामनगर के पशु बाजार में बेचकर अपने गांव देवीपुर वापस आ जाता है। सीमा के पास आकर, सुरेश ये लो भाग्यवान, पूरे 500 रुपए। इन रुपयों को अभी किसी के सामने मत निकालना। अब धीरे धीरे देवीपुर गांव के अलावा आसपास के गांव में भी चोरियां बढ़ने लगी थी। लोग भी परेशान होने लगे थे, जिसके चलते आसपास के सभी गांव वाले राजा के पास जाकर चोरियों की शिकायत करते हैं। एक आदमी बोला, महाराज आसपास के सभी गांव में पालतू जानवरों की चोरी होने लगी है। राजा ने कहा, मंगल सिंह के होते हुए चोरी? अच्छा हम देखते हैं, तुम लोग सभी जाओ। लोगों के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से बात करता है। मंत्री बोला, जी महाराज, मैं जल्दी ही चोर को पकड़वाता हूँ। परंतु महाराज, मेरे मन में इसके लिए एक रास्ता सूझा है। क्यों ना महाराज हम हर गांव में एक बाड़ा बनवाकर वहां जानवरों को रख दें। देखने के लिए एक चौकीदार रख देते हैं। चौकीदार वहीं का स्थानीय हो, जानवरों की रक्षा होती रहेगी। माह के अंत में चौकीदार पशुपालकों से कर लेकर हमें देता भी रहेगा। राजा बोला, यह विचार मुझे काफी पसंद आया। ठीक है, इस सूचना को सभी गांव में पहुंचा दो। राजा ने सभी गांव में यही आदेश ढोल बजवाकर प्रसारित करवा दिया कि देवीपुर में जो भी चौकीदार बनना चाहता है उन्हें अपना नाम सरपंच के पास लिखवाना होगा। संदेशवाहक ढोल नगाड़े बजाते हुए सुनो 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 सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि मवेशियों की रक्षा हेतु एक बाड़ा बनवाया जा रहा है। साथ ही एक चौकीदार को भी रखा जा रहा है। जो भी चौकीदारी करना चाहे वह सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दे। चौकीदारों को भी नियुक्त किया गया, जिसमें सुरेश को भी नियुक्त किया गया। सुरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। सुरेश के मन में अभी भी राजा के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। सुरेश गांव वालों की तरफ से जो जानवरों मवेशियों के लिए जो चारा आता उसमें से वह थोड़ा चुरा के दूसरे गांव में बेच देता। सुरेश हर बार किसी ना किसी को चारा बेचकर घर आ जाता। एक दिन, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रतन हर माह थोड़ा थोड़ा धन कम करके राजकोष में जमा किया करता था। एक बार कोषाभिपति उससे बोल देता है। कोषाभिपति से कहा, इस ग्राम के पशुकर का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? सुरेश ने कहा, मुझे इससे जितना भी कर मिलता है वो मैं आपको ही ला कर देता हूँ। इस बार राजा भी सुन रहा होता है। तभी राजा गुस्से में आकर रतन को पकड़ने का आदेश देता है। राजा ने कहा, इसे पकड़ लिया जाए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं। यदि कभी इस पर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो इसे फांसी की सजा दी जाए। सुरेश बोला, महाराज मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। मंत्री बोला, रुकिए महाराज, हम सुन लेते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है। राजा ने कहा, हाँ रुको, इसे बोलने दो, यह क्या कहना चाह रहा है। सुरेश बोला, महाराज मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है? यदि मैं बेकसूर सिद्ध हो जाता हूँ तो आप मुझे राजा बनाएंगे और मेरी जगह आपको ये सजा मंजूर होगी।
राजा अपने गुरूर और घमंड में हाँ कह देता है। मंत्री राजा को रोकते हुए कहता है, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा मंत्री से बोला, राजा आप हैं कि मैं? मंत्री बोला, माफ कीजिए महाराज। इतना कहकर मंत्री पीछे हट जाता है। राजा सुरेश से कहता है, सिद्ध करो तुमने पशु कर चुराया नहीं है। उसने कहा, इसके लिए मुझे 1 किलो वजन का बर्फ चाहिए। जल्दी ही इसके हाथ में बर्फ लाकर दो। सुरेश के हाथ में 1 किलो बर्फ का टुकड़ा दिया जाता है। बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों से दूसरे मंत्री के हाथों में दे देता है। दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री का हाथ में दे देता है। ऐसा करते हुए वह राजा के हाथ में पहुंच जाता है। तभी सुरेश कहता है, महाराज रुकिए। सुरेश महाराज के हाथों से बर्फ के टुकड़े का वजन जांचने को कहता है। इसका वजन काफी कम हो जाता है। सुरेश ने कहा, महाराज इसमें से लगभग 200 ग्राम वजन कम है, तो 200 ग्राम बर्फ की चोरी आपने की है। राजा बोला, क्या कह रहे हो तुम? इतने में सैनिक रतन के घर की तलाशी लेकर और गांव वालों से पूछताछ करके राज दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो, कहो क्या खबर है? सैनिक ने कहा, महाराज हमने इसके घर की तलाशी ली परंतु कोई अतिरिक्त धन नहीं निकला। साथ ही हमने गांव वालों से भी पूछताछ की परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। सुरेश बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ महाराज। गांव में किसी का जानवर मर जाता है तो लोग उसका कर नहीं देते हैं। कोई अपना जानवर बेच देता है तो उसका कर भी कम हो जाता है। चोरी होने की वजह से लोग जानवर भी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कर कम दे रहे हैं। इसके बाद का फैसला मैं आप सब मंत्रियों पर छोड़ रहा हूँ। मंत्री सोच विचार कर सुरेश की बात को सच मान लेते हैं। साथ ही राजा के वादे अनुसार उसे दूसरे दिन 1 दिन का राजा घोषित किया जाता है। सुरेश के राजा बनने के बाद सुरेश पुराने राजा को बंदी बना लिया जाए और उसे पुराने गलत फैसलों के लिए फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहते हो मंत्री जी? ये सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं। मंत्री ने सुरेश से कहा, महाराज हमें सलाह का एक मौका प्रदान करें। सुरेश बोला, जी मंत्री जी, आप सभी मंत्री सलाह कर लीजिए। ये सुनकर सारे मंत्री अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद सब आपस में सलाह करने लगते हैं। पहला मंत्री, पुराने राजा ने कभी हमारे विचार रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही पुराने राजा के समय उनकी मनमर्जी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। दूसरा मंत्री, इसी के साथ विदेशी आक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। तीसरा मंत्री, हाँ आप सही कह रहे हैं। मंत्री बोला, महाराज आप इन्हें जो भी सजा देना चाहे वह दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। पुराना राजा फांसी की सजा को माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया मेरी क्या गलती थी, मैं अहंकार में आ गया था। सुरेश समझ जाता है और उसे माफ कर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। साथ ही सुरेश राज्य में सभी बेरोजगारों को काम दे देता है, जिसके कारण सारा राज्य खुशहाल हो जाता है।